प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? अभी हाल ही में मैंने जोधपुर रेंज आईजी के रूप में ज्वाइन किया है और यहाँ आने से पहले मैं 2 दिन जालोर विजिट पे था। वहाँ की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, आपराधिक स्थिति के ऊपर हमने वहाँ पे काम किया, चर्चा की और उसके बाद में मैं कल यहाँ पर बाड़मेर पहुँचा। हमारी विजिट में, क्योंकि हमने अभी न्यूली ज्वाइन किया है, तो बाड़मेर ज़िले की आपराधिक स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराधियों पे किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, क्योंकि ये सीमांत ज़िला है तो सीमांत गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश हैं उनके ऊपर किस प्रकार से धरातल पर कार्य हो रहा है उसकी समीक्षा करना, इस हेतु ये विज़िट प्लान की। और कल पुलिस अधीक्षक बाड़मेर और अन्य अधिकारियों के साथ बॉर्डर पोस्ट का हमने अवलोकन किया। वहाँ पर जो अधिकारी लगे हुए हैं बीएसएफ के, जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, उनके साथ हमने चर्चा की। सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से गतिविधियाँ सीमा पार होती है, उनके ऊपर भी हमने उनसे फीडबैक लिया। आपस में संपर्क, सहयोग, समन्वय के ऊपर चर्चा हुई और तत्पश्चात चोटन विलेज की जो व्यवस्था है, चोटन पुलिस स्टेशन है और वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस जाब्ता है, उनसे सीधा संवाद किया। सर, बाड़मेर जिला है, तस्करी जा रहा है लगातार, यहाँ पर तस्करी से संबंधित गतिविधियाँ लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस किस प्रकार से इन तस्करी की जो गतिविधियाँ हैं, जहाँ विशेष रूप से एनडीपीएस के मामले हैं, उन पर लगाम लगाएगी? इस संबंध में हमने जो इस क्षेत्र में एनडीपीएस के जो पूर्व में जो प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं या पूर्व में जिस प्रकार का सूचना संकलन हुआ है और जो वांटेड क्रिमिनल्स एनडीपीएस एक्ट के केसेज में चल रहे हैं, उनके ऊपर आज डिटेल में सभी थानाधिकारियों, वृत्ताधिकारियों, एडीसी एसपी से चर्चा की है और हमने ये निर्देश दिए हैं कि बाहर से जो, क्योंकि यहाँ पे इसका कल्टीवेशन नहीं है, यहाँ पे पैदा तो होती नहीं है, बाहर से आती है, तो हमारी जो नाकाबंदी की जो व्यवस्था है और उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए और सूचना संकलन होती है जिसके आधार पे हमारी सक्सेस रेट बढ़ती है किसी भी कार्रवाई में, उसके ऊपर भी हमने जोर दिया है। और एक जो है हमारे जो सोर्स होते हैं भाई, उनको और आगे से आगे मजबूत किया जाए कि हमारे वो सोर्स हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचाए और इसके आधार पे फिर प्रभावी कार्रवाई जो तस्कर हैं उनके खिलाफ की जाए। जो पूर्व में प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं तस्करी के, अफीम के, डोडा चूरा के या अन्य ड्रग्स के, तो उनमें जो लोग फरार चल रहे हैं, कुछ के विरुद्ध इनाम घोषित है, कुछ के खिलाफ जो है अभी इनाम घोषित किया जाएगा, लेकिन इनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जाए और अफीम सप्लायर या मादक पदार्थ के सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आगे ये किस प्रकार से पहुंचती, किन लोगों तक ये पहुंचती, उनका भी पताराशी करके और ठोस कार्रवाई की जाए। सर, अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए, तो किस तरीके से प्लानिंग है, क्योंकि लगातार राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, तो अपराधियों में खौफ पैदा हो, इसके लिए आने वाले दिनों में जैसे हाल ही के अंदर भरतपुर में अपराधियों का, हमारी जो कार्य योजना है उसके तहत हमने सबसे पहले जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं उनका पूरा रिकॉर्ड खंगाल करके और उसका डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। जिन अपराधियों का चालान पूर्व में एनडीपीएस एक्ट में हुआ है, एक्साइज एक्ट में हुआ है, गैम्बलिंग एक्ट में हुआ है, एक्सटोर्शन में हुआ है, उनका पूरा डाटाबेस तैयार करके जो मोस्ट एक्टिव क्रिमिनल्स हैं हमने फर्स्ट चरण में उनकी सूची तैयार करवाई है। लगभग 145 बदमाश ऐसे हैं जिनके 5 और 5 से अधिक प्रकरण हैं गत 10 वर्षों में। उनमें से फर्स्ट चरण में कम से कम 40 से 45 अपराधी गण का चयन करके और सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई करेंगे। गुंडा एक्ट में कार्रवाई करेंगे, राजपासा में करेंगे, एनएसए में करेंगे और इनको पाबंद रखेंगे। अगर मुकदमे में वांटेड चल रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी एक व्यू रचना है और जो ही उनका रिकॉर्ड तैयार होगा, हिस्ट्री शीट जब उनकी खुल जाएगी, गुंडा एक्ट में कार्रवाई होगी, 110 सीआरपीसी में कार्रवाई होगी, राजपासा में होगी, एनएसए में होगी, तो ये हमारा तरीका होगा कि इसके माध्यम से हम उनको निरुद्ध रखें, जेल के अंदर रखें और यदि वो जमानत पे बाहर हैं तो भी वो पाबंद रहें
और उनकी गतिविधियों पे नज़र रखने के लिए जो हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस की जो यूनिट है, उनके सबके साथ समन्वय किया जाएगा और प्रभावी कार्रवाई करते हुए इन गतिविधियों के अंकुश लगाएगा। सर, पुलिस के सामने इन इलाकों को लेकर जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो भी जिले होते हैं उनके सामने ये चुनौती होती है कि सीमा पार से किसी प्रकार की अवांछनीय राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ इस क्षेत्र में नहीं बढ़े और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़े। तो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि कोई व्यक्ति वैध अवैध तरीके से सीमा पार जा करके और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से कोई चोरी छिपे बॉर्डर क्रॉस करके, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो मादक पदार्थ हो, चाहे अन्य कोई चीज़ हो, उसका प्रवेश किसी भी रूप में हमारी सीमा में नहीं। और ये बीएसएफ है जो हमारे बॉर्डर पे पूरी चौकस है, पूरा ध्यान रख रही है और उसके बाद में जो हमारी लेयर्स है वो उसके ऊपर पूरी नज़र रख रही है। सर, इस इलाके देखिए कि इस क्षेत्र में जो भी आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए, हमने अभी आज भी चर्चा करके और हमारे जो पुलिस उप अधीक्षक गण हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक प्रकरण की पत्रावली को और दोबारा रिव्यू करके और कौन इनके एक्चुअल में सप्लायर हैं गन के, और ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इस तरह से कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया हो जो बाहर से हथियार ला रहा हो और यहाँ पे सप्लाई कर रहा हो, तो उस तक पूरे छानबीन करके और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दूसरा ये है कि जो ड्रग्स की जो बात आप बता रहे हैं, इनके जो भी प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं इनको वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इंट्रोगेशन रिपोर्ट तैयार होगी। कम से कम पुलिस उप अधीक्षक स्वयं जो है इंट्रोगेशन टीम में शामिल होगा और उसको वेरिफिकेशन करेगा कि किस प्रकार से ये ड्रग्स आई है, कि कहाँ तक पहुँचनी थी और कौन कौन इस ड्रग्स के नेटवर्क में शामिल हैं और उन तक पुलिस पहुँचे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, आपने बताया एक्चुअली जब हमारे पास हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई होती है तो उसके ज्ञात अज्ञात सोर्स की इनकम, उसकी स्थायी संपत्ति, उसकी चल संपत्ति, उसके दोस्त, उसको शरण देने वाले, उसको जमानत करने वाले, जमानत कराने वाले, उसके पास क्या संसाधन है, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती है और वो पूरा उसका लेखा जोखा होता है। आय के स्रोत ज्ञात हैं क्या हैं, उसके वैध स्रोत क्या है, आय के अवैध स्रोत क्या हैं जिनकी संभावना बनी हुई है, वो सारा उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड अपडेटेड होता है। सर, मुखबिर जो एक बहुत बड़ी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, बल्कि ये मानिए आपकी बहुत स्ट्रांगली पुलिस हमारे जो मुखबिर तंत्र है उसके ऊपर काम करती है। हमारा जो बीट कांस्टेबल है, हमारी जो सुरक्षा सखी हैं, हमारे जो पुलिस मित्र हैं, ये सब हमारे बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। और एक इम्पोर्टेंट सोर्स आप स्वयं भी है। हमारे जो मीडिया है, जो हमारा प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो भी हमें समय समय पर आगाह करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और इन सबको मिला करके हम लोग बिल्कुल सतर्क रह करके कार्रवाई करते हैं और उसी का परिणाम होता है कि आप देखते हैं कि बड़े बड़े केसेज होते हैं, बड़े बड़ी जो अपराध होने से पहले अपराधियों की प्रिपरेशन के दौरान गिरफ्तारी होती है, या यदि वो अपराध कर लेता है तो उसको जिले से बाहर जाने से पहले दबोच लिया जाता है। तो ये सब हमारे मुखबिर तंत्र की मजबूती से ही संभव हो पाता है। और इसमें अगर कहीं पे किसी क्षेत्र विशेष में यदि कोई कमी है तो उसकी पहचान करके वहाँ पर भी हम स्ट्रांगली जो है मुखबिर तंत्र को विकसित करेंगे। सर, बाड़मेर में माफिया राज बजरी माफिया को प्रमुखता से लेते हुए कि वो कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आज भी हमने अपराध गोष्ठी में जो एरिया विशेष है जहाँ पर इसकी संभावना बनी रहती है कि इस एरिया में बजरी खनन होता है, चोरी छिपे होता है या लीज भी है, तो हमने वहाँ के थानाधिकारीगण, उसके एरिया के एडीसीएसपी, उस एरिया के डीवाईएसपीज को सख्त निर्देश दिए हैं कि इनकी गतिविधियों के पूर्ण अंकुश लगाने के प्रयास करें, लीगल एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए और यदि पूर्व में इनके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज हैं और ये फरार चल रहे हैं तो उनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी करके उनको कानून के शिकंजे में कसा जाए। सर, बाड़मेर में लूट की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। आज भी हमने थानाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि हमारी जो सघन चेकिंग सिस्टम है और विजिबल पुलिसिंग है इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, नाकाबंदी को बहुत प्रभावी तरीके से किया जाए ताकि ये जो मूवमेंट होता है कि हथियार लेके लोग दिन में निकलते हैं या शाम के समय निकलते हैं या शहर के अंदर तक आ जाते हैं, तो उसमें नाकाबंदी को और स्ट्रॉन्ग हम करेंगे और डिफरेंट प्लेसेज के ऊपर सरप्राइज चेकिंग करेंगे, सरप्राइज नाकाबंदी करेंगे
ताकि इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है कि जो अनजान व्यक्ति हैं या बाहर के व्यक्ति हैं उनकी अतिशीघ्र पहचान हो। हमारे जो बस स्टैंड्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं या जो हमारे टैक्सी स्टैंड्स हैं, वहाँ पर भी सादा वस्त्रों में हमारे व्यक्तियों को हमने लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों वालों का यदि कोई मूवमेंट होता है तो वो उनकी गतिविधियों को चेक किया जा सके। उनसे पूछताछ का जो हमारा सिस्टम उसको और मजबूत किया जाएगा और नाका पॉइंट्स के ऊपर भी अच्छी तरह से चेक किया जाएगा। उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने के हमने निर्देश दिए हैं कि एबनॉर्मल आवर्स में गाड़ी नंबर लिखे जाएं, उनमें से जो व्यक्ति उसमें है उनका मोबाइल नंबर लिखा जाए, ताकि यदि किसी प्रकार की कोई गतिविधि प्रकाश में आती बाद में तो उसको कोरिलेट किया जा सके कि हाँ ये गाड़ी इस समय यहाँ से निकली थी या ये मोबाइल नंबर वाला इस समय यहाँ से क्रॉस किया था। तो इस प्रकार से जो हमारे साइंटिफिक जो सिस्टम है उसको भी हम मजबूत कर रहे हैं। नाकाबंदी में केवल खड़े रहने का ही काम नहीं रहेगा। नाकाबंदी पे हम व्हीकल्स के नंबर भी नोट करने के लिए हमने इनको कहा है कि नाकाबंदी पॉइंट्स के ऊपर व्हीकल्स के नंबर नोट किए जाए, जो उसमें व्यक्ति है उनका एड्रेस भी लिखा जाए अगर एबनॉर्मल गतिविधि दिख रही है। यदि वो जानते हैं कि ये तो हमारे बाड़मेर का ही व्यक्ति है और रोज आता है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये आदमी संदिग्ध सा लग रहा है, बाहर से आया है, अपना नाम पता बताने में झिझक रहा है या मोबाइल नंबर देने में झिझक रहा है, तो उसका पूरा मतलब डाटाबेस तैयार करके और जो ठहरने के स्थान है, धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, इनके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी कि यहाँ पर कौन व्यक्ति ठहरे हैं, किस पर्पज से आए हैं। पूरी हमने इनको अच्छी तरह से सेंसिटाइज किया है। सर महिलाओं द्वारा जो देखो इसमें बेसिक बात यह है कि आम नागरिकों से मेरी यही अपील है कि महिला अत्याचार का प्रकरण ही नहीं, कोई भी प्रकरण यदि वो जानता कि झूठा है तो उसको दर्ज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि यदि वो ये जानते हुए कि झूठा प्रकरण दर्ज कराता है तो राष्ट्रीय संसाधनों का, राज्य के संसाधनों का उसमें अपव्यय होता है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास बहुत ज़्यादा बर्डन ऑलरेडी होता है और यदि जानबूझ के भी लोग झूठा केस दर्ज कराते हैं तो उसमें हमारा समय और संसाधनों का मतलब जो अपव्यय होता है और उसमें फिर हम 182, 211 की कार्रवाई भी झूठा केस दर्ज कराने वालों के खिलाफ करते हैं। मैं तो ये अपील कर सकता हूँ कि हमें इसमें शुचिता रखनी चाहिए और झूठे केस दर्ज कराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। थैंक यू सर।